everybody, I welcome you all to this amazing learning channel of Shri Balaji Motivational and Educational Classes. एंड जैसे कि आप सबको पता है कि हमने लास्ट लेक्चर से ये एटॉमिक स्ट्रक्चर का चैप्टर्स कर दिया है स्टार्ट, तो जो कि है क्लास 11th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2। सो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, सो चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहता है, हमें टाइटल से ही क्या पता लग रहा है। पहले ना आप टाइटल पढ़ो और उसका मीनिंग समझने की कोशिश करो कि टाइटल क्या कहना चाह रहा है। चार्ज टू मास रेशियो यानी कि चार्ज अपॉन मास, पक्का कुछ ऐसा ही हुआ होगा यहाँ पर, है ना। सो चार्ज अपॉन मास, ओके। सो यहाँ पर हमने टाइटल से अंडरस्टैंड कर लिया इतना। नेक्स्ट थिंग अब हम रीड करते हैं कि दे क्या रखी है। 1897 में एक ब्रिटिश फिजिसिस्ट जे थॉमसन ने क्या किया था, इलेक्ट्रिकल चार्ज और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का रेशियो निकाला बाय यूजिंग इलेक्ट्रिकल चार्ज, मतलब इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिकल चार्ज और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज़ करके, यानी कि इन दोनों का रेशियो निकाल के किस तरीके से निकाला, किस चीज़ की और हेल्प ली, दैट इज़ इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड। और दोनों को किस तरीके से प्लेस किया, देखो अगर मैं आपको शो करूँ यहाँ पर, इट इज़ सेइंग दैट इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड आर ऑल परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सो किस तरीके से होंगे, सो यहाँ पर होगा ये axis and this is another axis, this is x axis and this one is y axis। तो यहाँ से अगर मैं रेड कलर से इलेक्ट्रिकल फील्ड को शो कर रही हूँ तो इलेक्ट्रिकल फील्ड विल बी लाइक दिस, ओके। बट अब मैं यहाँ से करूँ शो मैग्नेटिक फील्ड को, सो दैट विल बी लाइक दिस, कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है, लाइक दैट। बिकॉज देखो अब ये यहाँ पर ये और यहाँ पर 3D में अगर आपको मैं एक अभी दिखाऊंगी आपको एक फिगर, उससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इन दोनों एक दूसरे से क्या है, परपेंडिकुलर है, यानी कि अगर हम इन दोनों के बीच का एंगल देखेंगे ना, एक इस तरीके से एक इस तरीके से, तो इन दोनों के बीच का एंगल अगर हम देखेंगे तो क्या होगा, 90 डिग्री, ओके। एक तो ऐसे है और एक ऐसे है, तो एक ऐसे हुआ और एक ऐसे हुआ, क्या हो गया, 90 डिग्री। अभी मैं आपको एक फिगर दिखाती हूँ एंड दैट इज़ दिस। यहाँ से अगर आप देख पाओ तो फिर ये जो रेड कलर से शो हो रही है ना, इसको आप इलेक्ट्रिकल फील्ड कह सकते हो। यहाँ पे दे रखे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है, इसको आप इलेक्ट्रिकल फील्ड कह लो। तो ये नीचे वाली क्या हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी, ओके। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, ये रहा, ये तो वही है, ओके। सो ये तो अमेरिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट का है। एक और एग्जांपल ये हो गया, ठीक है। यहाँ से ये क्या है, रेड कलर से शो क्या हो रहा है, देखो हम ब्लैक कलर यूज़ करते हैं। रेड कलर किस चीज़ को शो कर रहा है, इलेक्ट्रिकल फील्ड को। देखो इस तरीके से जा रही है इलेक्ट्रिकल फील्ड, जैसे मैंने आपको बिल्कुल स्ट्रेट बताया था, ठीक है, ऐसे जा रही है, ओके। अब मैं मैग्नेटिक फील्ड्स की बात करूँ, तो मैग्नेटिक फील्ड्स कैसे जा रही है, ऐसे, ठीक है, ऐसे जा रही है मैग्नेटिक फील्ड। अब देखने में तो ये सिंपल लग रही हैं, बट देखा जाए तो दोनों एक दूसरे के बिल्कुल परपेंडिकुलर है, एक ऐसे है और एक ऐसे है, ठीक है। सो यहाँ आपको ये सोचने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि ये दोनों तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं है और ये कैसे हो सकता है, एनीथिंग लाइक दैट, ओके। सो ये फिगर कुछ इसी तरीके से बनेगा। सो लेट्स कम ऑन टू द पैराग्राफ। अब पैराग्राफ क्या कहना चाह रहा है, इन 1897 द ब्रिटिश फिजिसिस्ट जे थॉमसन मेजर्ड द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज टू द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय यूजिंग कैथोड रे ट्यूब। किसका यूज़ करके, कैथोड रे ट्यूब का यूज़ करके। और एक बात मैं आपको बता दूं कि चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको लर्न करना है, ओके। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये सारी चीज़ें आपको लर्न होनी चाहिए, ओके। सो किस चीज़ का यूज़ करके किया था, कैथोड रे ट्यूब का। एंड अप्लाइंग इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर एज वेल एज टू द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड, ये मैंने आपको डायग्राम से अच्छे से क्लियर कर दिया कि इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर रहेंगी और इलेक्ट्रॉन के पाथ के साथ भी परपेंडिकुलर रहेंगी, ठीक है। व्हेन ओनली इलेक्ट्रिकल फील्ड इज अप्लाइड द इलेक्ट्रॉन डेविएट फ्रॉम देयर पाथ एंड द कैथोड रे ट्यूब पॉइंट एट ए। देखो अब यहाँ पर ये क्या बताना चाह रहा है आपको, यहाँ पर एक ये फिगर दे रखा है,
इस फिगर की अगर मैं बात करूं तो ये क्या है, कैथोड, ये है एनोड, ठीक है। ये आपको आना चाहिए, ये वाला फिगर आपको बनाना आना चाहिए, ठीक है। सो इस फिगर में क्या दे रखा है, ये आपके पास एक कैथोड है, ठीक है, ये एनोड है, ओके। अब ये आपके पास ये मैग्नेट्स रखे हैं नॉर्थ साउथ के, ओके। और ये क्या है, फ्लोरेसेंट स्क्रीन। फ्लोरेसेंट स्क्रीन हमने क्यों लगाई, ताकि कोई भी चीज़ जाकर हिट करे किसी भी टाइप की रे, तो हमें एक तरह से पता लग जाए, वहाँ पर ग्लो करने लगेगी। फ्लोरेसेंट ट्यूब के बारे में मैंने कल बहुत ही अच्छे से समझा दिया था, सो आज मैं इतनी डिटेल में नहीं जाऊँगी, ओके। तो यहाँ से ये लगे हुए हैं मैग्नेट्स, हो गई फ्लोरेसेंट ट्यूब, भी हो गया एनोड, ये कैथोड, और ये है बैटरी, ओके डन। नाउ अगर अब मैं बात करूँ कि यहाँ पर मैंने कैथोड रे से पास कर दी, और अब क्या है, सिर्फ और सिर्फ मैं लगा रही हूँ इलेक्ट्रिकल फील्ड। इलेक्ट्रिकल फील्ड अगर मैं सिर्फ और सिर्फ लगा रही हूँ तो क्या होगा, यहाँ से सीधा सीधा जाएंगी और जाके पॉइंट ए पे स्ट्राइक करेंगे, यानी कि डिफ्लेक्शन कुछ इस तरीके से होगी, ओके। और अगर इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक फील्ड कुछ भी नहीं अप्लाई होगा तो ऐसे होगा, इस साइड कौन सी होगी, इलेक्ट्रिकल फील्ड, इस साइड की होगी न्यूट्रल या फिर बोथ इन बैलेंस, ठीक है, न्यूट्रल कह देते हैं, बोथ इन बैलेंस भी हो सकता है, फिर कुछ भी ना हो। और मैग्नेटिक फील्ड में कुछ इस तरीके से होगा, ओके। सो मैग्नेटिक फील्ड एंड ऊपर वाली क्या हो गई, इलेक्ट्रिकल फील्ड, ओके। सो ये आपको क्लियर हो गया। लेट्स कम ऑन टू द पैरा अगेन, okay. Similarly, if an only magnetic field is applied, electron strikes to the cathode ray and strike at point C. अब ये मैंने आपको बता दिया point C पे strike होंगे, और वो मैंने आपको ऐसे करके डिफ्लेक्ट बता दिया, स्ट्रेट इस तरीके से जाएंगे। आप इसे एक मेथड से और याद कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पर A कहा, यहाँ पर B कहा और यहाँ पर C कहा, ठीक है। तो ए और सी के लिए तो इतना अच्छा मेथड मुझे नहीं पता लर्निंग के लिए, बट बी के लिए क्या होगा, बीच वाला पॉइंट हमने बी माना है ना। सो इलेक्ट्रिकल बैलेंस और मैग्नेटिक, तो बी से क्या हो गया, बैलेंस, और बी से ही पॉइंट बी, तो बैलेंस वाला पॉइंट क्या हो गया, बी पॉइंट, बैलेंस एक पॉइंट, ओके। ए पॉइंट क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिकल फील्ड को शो कर रहा है, एंड सी पॉइंट किसको शो कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड को। अगर आपको पता हो कि मैग्नेट्स को ना, मतलब मैग्नेटिक फील्ड को बी से रिप्रेजेंट किया जाता है और इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से, ठीक है, इलेक्ट्रिकल फील्ड ई से और मैग्नेटिक फील्ड बी से, ठीक है। तो अब देखा जाए तो डायरेक्ट ही बी के बाद सी आता है, तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है, तो बी सी हो गया, और ई और ए। अब देखो बी और सी तो मिल गए, बट ई और ए तो नहीं मिल पाए, तो कोई बात नहीं, अब दो मिल गए, अब एक तो आखिरी ए ही बचाना, इलेक्ट्रिकल फील्ड का ए, सिंपल, ठीक है। सो नेक्स्ट थिंग क्या दे रखी है यहाँ पे, बाय केयरफुली बैलेंसिंग द इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इट इज़ पॉसिबल to bring back the electron to path which it is followed in the absence of electrical or magnetic field. This I have told you, balancing से या फिर कुछ भी ना हो तब, ठीक है। And they hit the screen at point B. Thomson argued that the amount of deviation of the particles from their path in the presence of electrical and magnetic field depends upon. अब थॉमसन ने कहा है कि ये जो इस तरीके से डिफ्लेक्शन शो हो रही है ए बी सी पॉइंट पर, तो इस डिफ्लेक्शन को हम किस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, किन फिनोमेना से, या फिर इनसे क्या कंक्लूजन मिल सकती है, वो थॉमसन ने बताया। फर्स्ट क्या है कि जो मैग्नेटिक है मैग्नीट्यूड है नेगेटिव चार्ज का, मतलब जितना पार्टिकल पे ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा ना, उतना ही ज़्यादा मैग्नीट्यूड होगा चार्ज का, और उतना ही ज़्यादा इंट्रैक्शन या फिर डिफ्लेक्शन होगी इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड में। ये तो सिंपल सी बातें हैं। देखो जितना ज़्यादा मैग्नीट्यूड इतनी ज़्यादा इंट्रैक्शन या फिर डिफ्लेक्शन, जितना छोटा सा मास उतनी ज़्यादा डिफ्लेक्शन और इंट्रैक्शन, जितना यू कैन से जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी उतनी ही ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगी उसकी ओरिजिनल पाथ से, ठीक है। या फिर आप ज़्यादा क्या ले लो, स्ट्रेंथ ले लो, है ना, तो हाई वोल्टेज अप्लाई कर दिया, तो ये सिंपल सी टर्म है, तो हमें लर्न करने की ज़रूरत भी नहीं है, इतनी सिंपल है, ये तो हमें पता ही है, बेसिक लॉजिक से पता लग रहा है कि जितना लाइट, अब कोई भी लाइट पार्टिकल ले लो आप, जैसे रेज़र होती है और पेंसिल होती है, तो रेज़र जब गिर जाती है तो इरेज़र मतलब मिलती ही नहीं है, गुम हो जाती है, एक तरह से हमें बहुत ज़्यादा सर्च करना पड़ता है इरेज़र के लिए। बट पेंसिल एज इट इज़
इस लेंथ इज ऑल्सो हाई, लेंथ भी ज़्यादा है एंड मास इज ऑल्सो ग्रेटर देन दैट कंपेयर टू योर इरेजर, तो फिर उस दोनों के कंपैरिजन में अगर हम देखें तो पेंसिल घिस जाती है तो हमें आसानी से मिल जाती है ड्यू टू इट्स लेंथ ऑल्सो, लेंथ भी ज़्यादा होती है, बट उस इरेजर का तो मास भी और डायमेंशंस भी छोटी होती हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट थिंग क्या है, बाय कैरिंग आउट एक्यूरेट मेजरमेंट्स ऑन द अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन एब्जॉर्ब्ड बाय द इलेक्ट्रॉन्स ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, थॉमसन वाज एबल टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ ई बाय एमी। यहाँ से ये रही आपकी ई बाय एमी यानी कि इलेक्ट्रिकल चार्ज टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू, दैट इज थॉमसन ने। तो यहाँ से हमें पता लगता है कि थॉमसन ने हमें इलेक्ट्रिक चार्ज टू इलेक्ट्रिक मास का रेशियो दिया था, ओके। अब यहाँ पर एम ई क्या शो कर रहा है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को, और इन के जी, और ये वैल्यू आपको लर्न होनी चाहिए। ई बाई एम ई रेशियो इज 1.75 इंटू 10 टू द पावर 11 कूलम पर के जी। 1.75 इंटू 10 to the power 11 coulomb per kg. Repeat it as many times as you can. That the E by M यानी कि charge to mass ratio of the electron is 1.75 into 10 to the power plus 11 coulomb per kg. Where the mass of electron is taken in kg, क्योंकि हमें तो यहाँ से यूनिट से ही पता लग रहा है पर kg है, तो फिर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो kg में ही लिया होगा, ठीक है। अब नाउ इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन इन कूलम, since the electrons are negatively charged the charge of electron is minus e. Now अब हमने क्या अंडरस्टैंड कर लिया, that E by M ratio of an electron is 1.75 into 10 to the power 11 coulomb per kg, ठीक है। Now we are going to deal with charge on the electron. अभी तक हमने किस चीज़ के बारे में स्टडी करी है, E by M रेशियो। E by M I have told you E is what, charge, and M is what, mass. So it is what, charge by mass ratio. And now we are going to talk or deal with charge, okay. So charge on the electron, charge on the electron किसने बनाया था। अब E by M रेशियो मैंने आपको पहले बता दिया कि किसने बनाया था, बताया था जे थॉमसन ने। अब अगर मैं चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन की बात करूँ तो ये बताया था आर ए मिलिकन ने बाय मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, ठीक है। ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से, उस एक्सपेरिमेंट का नाम क्या रख रखा है, मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, ओके। टू डिटरमाइन द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन्स he found the charge on the electron to be minus 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. माइनस है, ये आपको ध्यान रखना है, बिकॉज प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव होता है एंड इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है। मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होता है बट इनके साइंस अपोजिट होते हैं, ओके। द प्रेजेंट एक्सेप्टेड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज इज दिस, ठीक है, 1.60 to 176 into 10 to the power minus 19 कूलम। हम इसको शॉर्ट में 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम कह सकते हैं। अब हमें चार्ज का पता लग गया क्या होता है, एम ई बाई एम रेशियो पता है, चार्ज का पता है। सो कैन वी फाइंड द मास फ्रॉम हियर, यस, हम यहाँ से मास का पता लगा सकते हैं, बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं, और अब हम लगाएंगे भी। देखो चार्ज हमें पता लग गया, ई बाई एम रेशियो हमें पता है। ई बाई एम रेशियो क्या होता है, 1.75 इंटू 10 टू द पावर 11 कूलम पर के जी, एंड चार्ज की वैल्यू हमें पता लगे 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। अब इनको अगर हम इक्वेट करेंगे तो यहाँ से मास क्या आ जाएगा, 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 के जी। सो बच्चों यहाँ तक तो कोई रॉकेट साइंस थी नहीं, इट्स वेरी वेरी सिंपल एंड इंटरेस्टिंग ऑल्सो, ठीक है। और ये तीनों वैल्यूज़ आपको याद करनी है, द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड द ई बाय एम रेशियो। और आप ये भी ज़रूर याद कर लेना कि चार्ज किसने दिया था और ई बाय एम रेशियो किसने बताया था। ई बाय एम रेशियो जे थॉमसन ने बताया था एंड चार्ज किसने बताया था, आर ए मिलिकन ने, भाई हिज famous oil drop experiment known as Millikan's oil drop experiment. Now let's come on to the discovery of protons and neutrons. अब हम बात करेंगे
प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में, बिकॉज एज यू ऑल नो कि हमने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी को कर लिया है कंप्लीट। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी को अगर हम जल्दी से समराइज करें तो क्या क्या था इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी में। सबसे पहले हमने समझा था डिस्चार्ज ट्यूब क्या होती है, इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं, फिर वहाँ पर एक कैथोड इलेक्ट्रोड था, एक एनोड इलेक्ट्रोड था। उसके अंदर हमें लो प्रेशर हाई वोल्टेज डालनी थी इसके अंदर, डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर। फिर वो कैथोड से एनोड की तरफ रेज ट्रेवल करी थी। ओके, हमने एनोड पे एक होल किया था एनोड की साइड, और वहाँ पर लगाई थी फ्लोरेसेंट स्क्रीन, और यू कैन से दैट फॉस्फोरेसेंट मटेरियल, ठीक है, जिससे कि वो ग्लो करती थी। जिंक सल्फाइड हमने लिया था, जैसे ताकि अगर हमारी कैथोड रेज जा रही हैं, कैथोड रेज की डायरेक्शन मैंने आपको बताई थी, कैथोड टू एनोड और नेगेटिव टू पॉजिटिव। नेगेटिव टू पॉजिटिव इन द सेंस कैथोड होती है नेगेटिव और एनोड होता है पॉजिटिव। तो जब कैथोड रेज एनोड की तरफ जाती है तो उसको डन करने के लिए कि भाई हाँ ये परफेक्ट है, ये ओके सही बात है, सो एनोड में होल कर दिया था। अब जैसे यहाँ से अगर मैं बात करूँ, ये इतनी डिस्चार्ज ट्यूब है आपके पास, ठीक है, ये आपके पास डिस्चार्ज ट्यूब है। अब मैंने क्या कर दिया, यहाँ से एक इलेक्ट्रोड है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रोड है, और यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ से रेज जा रही है। अब अगर मैं यहाँ पर होल कर देती हूँ तो इतने पार्ट की, और यहाँ पर इसके तुरंत यहाँ पर क्या लगाती हूँ, फ्लोरोसेंट मटेरियल, तो इतने पार्ट की जो रेज होंगी वो तो जाके उस पर स्ट्राइक करेंगी, और उस पर स्ट्राइक करेंगी तो वो ग्लो करेंगी। तो यहाँ से क्या क्लियर हो गया कि ये लाइन में ट्रैवल करती हैं, कैथोड टू एनोड ट्रैवल करती हैं। ये क्लियर हो गया यहाँ से। ओके, फिर हमने क्या करे थे, करेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे कैथोड रेज के। नाउ वी आर कमिंग टू प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। Electrical discharge carried out in the modified cathode ray tube led to the discovery of canal rays carrying positive charged particles. कैनाल रेज भी कहा जाता है, मतलब कैनाल रेज कहा जाता है किसको, कैनाल रेज से ही डिस्कवरी हुई। अब अगर हमने डिस्चार्ज ट्यूब जो थी ना हमारी, जो डिस्चार्ज ट्यूब की, उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया और वहीं से डिस्कवरी हुई कैनाल रेज की, दैट इज प्रोटॉन की, ठीक है। अब जैसे एक तो थी कैथोड रेज और एक थी कैनाल रेज, कैथोड रेज एंड एक है कैनाल रेज। तो जब हम इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड लगा रहे थे तो हमें क्या पता लगा था कि जो एक्चुअल में कैथोड रेज हैं, जब इनको इलेक्ट्रिकल या फिर मैग्नेटिक फील्ड के में लगा रहे हैं तो इनका बिहेवियर कैसा आ रहा है, नेगेटिव पार्टिकल की तरह। और कैनाल रेज को जब हम ऐसे ही इलेक्ट्रिकल या मैग्नेटिक फील्ड में डाल रहे थे तो इनका बिहेवियर कुछ पॉजिटिव जैसा था, पॉजिटिव मटेरियल की तरह। इनका नाम रखा इलेक्ट्रॉन, इनका नाम रखा प्रोटॉन, ठीक है। अब इनमें क्या है, एक करेक्टरिस्टिक्स की और बात करी थी कि कैथोड रे तो ऐसे ही ट्रैवल करेंगी, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि अंदर नेचर ऑफ गैस क्या है, ठीक है, उसको कोई मतलब नहीं पड़ेगा नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड क्या है, नो मैटर्स, ठीक है। बट यहाँ पर अगर हम कैनाल रेस की बात करें तो मैटर करता है कि नेचर ऑफ गैस क्या हमने ले रखा है, ठीक है। सिंपली क्या आएंगे, पॉजिटिवली चार्ज्ड गैसियस आयंस। सेकेंड बात क्या दे रखी है कि चार्ज टू मास रेशियो जो पार्टिकल का है ना। अब देखो हमने क्या बात करी थी कि वो डिस्चार्ज ट्यूब पर डिपेंड नहीं करता, ओके। डिस्चार्ज ट्यूब में जो हमने गैस ले रखी है वो उस पर डिपेंड नहीं करता, किसी भी टाइप की गैस हो चलेगा, ओके, किसी भी टाइप की गैस हो चलेगा। बट यहाँ ये क्या कह रहा है कि अगर आप डिफरेंट गैसेस लोगे, अगर गैसेस को तुम चेंज कर रहे हो, कभी हाइड्रोजन कभी नाइट्रोजन ले रहे हो, तो यहाँ पर मेरी वैल्यूज चेंज होगी, मैं तो सेम रहने वाला हूँ नहीं, ये ऐसे कह रही है कैनाल रेस, ठीक है। सो वही यहाँ पर बता रहे हैं कि इसका जो E/m रेशियो होता है, यानी कि प्रोटॉन का E/m रेशियो फिक्स्ड नहीं होता, दैट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ गैस प्रेजेंट इनसाइड द डिस्चार्ज ट्यूब, ठीक है। थर्ड पॉइंट यहाँ पर क्या दे रखा है कि कुछ पॉजिटिवली जो चार्ज पार्टिकल है ना, दे कैरी अ मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल यूनिट। इस क्वेश्चन में यानी कि इस पॉइंट में बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है, इसको आप पता कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हो। जैसे कि ये कैल्शियम 2 पॉजिटिव है, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव है, और एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव है, सोडियम 1 पॉजिटिव है, यानी कि सब पर ही पॉजिटिव चार्ज वेरी कर रहा है ना, किसी पे 2 पॉजिटिव तो किसी पे 3 पॉजिटिव, ठीक है।
सो इसका मैं आपको एक एग्जांपल दिखाती हूँ. देयर में बी अ क्वेश्चन लाइक दिस. What does this statement mean? Some of positively charged particles carry a multiple of the fundamental unit of electrical charge. This statement can be understood by the following example. हाइड्रोजन और कैल्शियम का एग्जाम्पल दे रखा है. ठीक है, हाइड्रोजन पर 1+ है तो 1 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम. कैल्शियम पर 2+ है तो 2 × 1.6. मैंने आपको बताया ही था कि यहाँ पर चार्ज क्या होगा, 1.6 × 10⁻19 कूलम, बट पॉजिटिव होगा. ठीक है, इलेक्ट्रॉन का मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा बट नेगेटिव होगा. ओके ओके. नाउ अब अगर हम इन पार्टिकल्स का बिहेवियर बात करें, इस पार्टिकल्स के बिहेवियर की बात करें, तो मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिकल फील्ड में इनका बिहेवियर बिल्कुल उल्टा था, जो कि कैथोड रेज का देखा जाता था. सो यहाँ से भी कॉन्स्टिट्यूट होता है कि ये क्या है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स. ओके. The smallest and lightest positive ion was obtained from hydrogen and was called proton. ठीक है, स्मॉलेस्ट और लाइटेस्ट, सबसे छोटा और सबसे लाइटेस्ट जो पार्टिकल हमें मिला ना, वो हाइड्रोजन से मिला. ठीक है, हाइड्रोजन गैस से मिला. दैट इज नोन एज व्हाट, दैट पार्टिकल इज नोन एज व्हाट, प्रोटॉन. दिस पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स वर कैरेक्टराइज्ड इन 1919. लेटर a need was felt for the presence of electrically neutral particle as one of the constituent of an atom. बाद में हमें ऐसा लगा कि हाँ, ऐसा हो सकता है, मतलब कि ऐसा होना चाहिए कि एक एटम में एक पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है, एक नेगेटिवली चार्ज यहाँ पर है, तो फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि यहाँ पर एक न्यूट्रल भी प्रेजेंट हो. ठीक है, यहाँ पर न्यूट्रल भी प्रेजेंट हो सकता है, ऐसा है ना. सो फिर ऐसा लगा और इसकी नीड पड़ी, तो न्यूट्रल की डिस्कवरी करना भी स्टार्ट कर दिया गया. न्यूट्रल एटम यानी कि किसकी, यस, न्यूट्रॉन की किसने डिस्कवरी करी थी, चैडविक ने. सो यहाँ पर देखना है, दीज पार्टिकल्स आर डिस्कवर्ड बाय चैडविक बाय बॉम्बार्डिंग अ थिन शीट ऑफ बेरिलियम बाय अल्फा पार्टिकल्स. When electrically neutral particles having a mass slightly greater than that of protons were emitted, he named these particles as neutrons. The important properties are given in table 2.1. Important fundamental properties. यहाँ से हमें क्या पता लगता है कि table 2.1 is really very important. Because यहाँ दे रखा है कि important properties are given. Important and fundamental properties. आपको table 2.1 you should learn this table. That table should be on your fingertips. Okay. Now, अब चैडविक ने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे करी थी, एक थिन शीट ली थी और उसके ऊपर क्या किया, थिन शीट बेरिलियम की ली और उसके ऊपर अल्फ़ा पार्टिकल्स डाल दिए. ठीक है, फिर वहाँ से क्या हुआ, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल्स आए जिनका मास जो है वो थोड़ा सा ग्रेटर था, थोड़ा सा ज़्यादा था एज़ कम्पेयर टू प्रोटॉन्स. ओके. सो अब इन सब चीज़ों से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी. इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि मैं आपको बता दूँ कि अगर हम बात करें ना, हर एक चीज़ इन द सेंस इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने करी थी, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करी थी जे थॉमसन ने. ओके. प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने करी थी, प्रोटॉन की डिस्कवरी करी थी गोल्डस्टीन ने. ओके. नाउ न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने करी थी, न्यूट्रॉन इज डिस्कवर्ड बाय चैडविक. सो ये हो गया हमारे पास इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन, प्रोटॉन गोल्डस्टीन एंड न्यूट्रॉन चैडविक. ये हमें क्लियर हो गया. अब आपको लर्न कैसे रखना है, अब आपको ये तो याद होगा, ई से इलेक्ट्रॉन है, पी से प्रोटॉन है, एन से न्यूट्रॉन है. और अगर मैं इनके भी यानी कि जे जी सी का बता दूँ तो ये तो याद रहेगा ही, जे से जे थॉमसन, जी से गोल्डस्टीन और सी से चैडविक. ओके. तो यहाँ पर आपके लिए एक छोटी सी ट्रिक है, दैट इज ओके, चैडविक का के, दैट इज ईट पर नाच. ठीक है, ईट पर नाच. ई से इलेक्ट्रॉन, टी से थॉमसन.
P से प्रोटॉन, बट यहाँ पर R नहीं होगा। R से जैसे रदरफोर्ड है, रदरफोर्ड ने बट न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी थी। सो अगर आप ऐसे याद कर सको इसको G से, यानी कि जैसे पग, तो जिस तरीके से अगर आप याद कर सको तो आप यूज़ कर लेना इसे, बट नॉट R। ठीक है, मतलब अगर आप R से रदरफोर्ड को समझो, सो रदरफोर्ड ने तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी थी। तो यू कैन से ऑल्सो पग, ईट पग नाच। पग क्या होता है? पैर। ईट पग, न से न्यूट्रॉन एंड च से चार्ज। सो यहीं पर हम लेके देते हैं कि न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने करी थी? रदरफोर्ड ने। ओके, सो यहाँ से आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि यहाँ पर ये जो ग है ना, मतलब यहाँ पे जो आर था, ये हमने ग क्यों लिखा। ओके, सो आप जल्दी से इसको समराइज कर लें। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द एनसीईआरटी। अब हम एनसीईआरटी में फर्दर एटॉमिक मॉडल्स को रीड करने से पहले वी विल प्रेफर टू रीड मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के लिए हम पहले पढ़ लेते हैं मिलिकन के ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट का पूरा सिस्टम। ओके, सो यहाँ पर मिलिकन ने लिया था एक सिलेंड्रिकल ट्यूब, ठीक है, यू कैन से इट लाइक सिलेंड्रिकल अपैरेटस, एंड यहाँ पर ये आपको दे रखा है व्यूइंग माइक्रोस्कोप, और यू कैन से इट हैज़ टेलीस्कोप, और ये सब चार्ज प्लेट है। यहाँ पर एक ऑयल ड्रॉप आती है, मैं आपको इससे समझाती हूँ। ओके, तो यहाँ पर ये क्या है? वही अपैरेटस, इसको मान लो, ठीक है। यहाँ पर एक माइक्रोस्कोप होता है ताकि हम अंदर इसको व्यू कर सकें इलेक्ट्रॉन वगैरह की। देखो यहाँ पे व्यूइंग आई लगा रखी है। ओके, तो हम यहाँ से इसको व्यू करते हैं, अंदर की ऑब्जर्वेशंस लेते हैं। यहाँ पर हम बहुत सारी वोल्टेज डालते हैं यहाँ से, और ये होता है ऑयल स्प्रे, एक तरह से स्प्रे करने के लिए होता है। ओके, सो यहाँ पर और देखो, यहाँ पर और ज़्यादा डिटेल से रखी है, ये मैंने आपको बता दिया, ये भी बता दिया मैंने आपको। अब यहाँ से ऑयल स्प्रे होता है, तो ऑयल की ये ड्रॉप्स हैं, और यहाँ पर ये क्या कर दिया जाता है? एक हॉल कर दिया जाता है, सो दैट कि यहाँ से धीरे धीरे सारे जा पाएँ, एक एक करके, दो दो करके जा पाएँ। ठीक है, सो जैसे ही आते हैं, प्लेट होती है पॉजिटिवली चार्ज, ऊपर वाली प्लेट होती है पॉजिटिवली चार्ज, और नीचे वाली प्लेट होती है नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, अब यहाँ से ये क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स, अब मैंने आपको बता दिया ना कि ये क्या होती है? नेगेटिवली चार्ज, होती है पॉजिटिवली चार्ज। एक तरह से क्या है? ये इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स गिवन है। ठीक है, सो अभी क्या है? चार्ज ऑयल ड्रॉपलेट अंडर ऑब्जर्वेशन। अब ये ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन से आया नीचे, तो ये क्या बन गया? चार्ज ऑयल ड्रॉपलेट बन गया। तो ये चार्ज ऑयल ड्रॉपलेट है अंडर ऑब्जर्वेशन। ओके, तो यहाँ से एक और एक्सरे सोर्स हमें मिल गया। ठीक है, तो ये आपकी हो गई चार्ज प्लेट्स। अब हम एक बार रीडिंग कर लेते हैं। इन दिस मेथड ऑयल ड्रॉपलेट्स इन द फॉर्म ऑफ मिस्ट, मिस्ट क्या होता है? छोटे छोटे पिकल produced by the atomizer were allowed to enter the tiny hole in the upper plate of electrical condenser. The downward motion of these droplets was viewed through the telescope equipped with a micrometer eyepiece. By measuring the rate of fall of these droplets, Millikan was able to measure the mass of oil droplets. The air inside the chamber was ionized. Beam of X-rays through it. The electrical charge on these oil drops is acquired by collision with gaseous ions. The fall of these charged oil droplets can be retarded, accelerated, or made stationary, depending upon the charge on the droplets and the polarity and the strength of the voltage applied to the plate. By carefully measuring the effects of electrical field, strength, and the motion of oil drop particles, Millikan concluded that the magnitude of electrical charge Q on the droplets is always an integral multiple of the electrical charge, that is Q is equals to N, where N is equals to 1, 2, 3. ओके, सो गाइज यहाँ पर ये पूरा मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट क्या आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा है कि इस मेथड में जो ऑयल ड्रॉप्स होती हैं वो मिस्ट की फॉर्म में डाली जाती हैं। मिस्ट इन द सेंस कि स्मॉल बिल्कुल क्लाउड की तरह स्मॉल पार्टिकल्स की फॉर्म में डाली जाती हैं। ओके,
विद द हेल्प ऑफ एटमाइज़र। और अब क्या होता है, उस एटमाइज़र की हेल्प से जब हम मिस्ट की फॉर्म में सारी ऑयल ड्रॉपलेट्स डाल देते हैं, अब क्या करते हैं, वहाँ पर एक होल कर देते हैं जिसकी वजह से वो अपर प्लेट पे चली जाती है। मैंने आपको बताया था अपर प्लेट कैसी होती है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, एंड लोअर प्लेट कैसी होती है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड। अब क्या है, इन द अपर प्लेट ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडेंसर डाउनवर्ड मोशन ऑफ दीज ड्रॉपलेट्स वॉज व्यूड थ्रू द टेलीस्कोप। वहाँ पर टेलीस्कोप भी होता है, वो भी मैंने आपको दिखा दिया था, टेलीस्कोप होता है, वहाँ से हम देख सकते हैं, सारी ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं कि अंदर क्या चल रहा है। ठीक है, वहाँ पर क्या होता है, माइक्रोमीटर आई पीस। बाय मेजरिंग द रेट ऑफ फॉल ऑफ दीज ड्रॉपलेट्स, मिलिकन वॉज एबल टू मेजर द मास ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स। द एयर इनसाइड द चैम्बर वॉज, अब देखो अब कितनी स्पीड से ड्रॉपलेट्स नीचे आ रही थी, उससे क्या पता लग गया, मिलिकन को मास पता लग गया इन ऑयल ड्रॉपलेट्स का। क्या पता लग गया, मेजर मास ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स। अब जब मास पता लग गया, और एयर जो अंदर की थी ना, वो पूरे चैम्बर के अंदर की जो एयर थी वो कैसे आयनाइज होती थी, जब उसके अंदर हम एक्स रेज की बीम डाल देते थे तो अंदर आयनाइज हो जाती थी। और अब जो ये आयनाइज गैस है, उसमें की जो ऑयल ड्रॉपलेट्स थी, अब उनमें चार्ज कैसे आता था, एक दूसरे के साथ कॉलिजन करते थे तो चार्ज आ जाता था। ठीक है, यहाँ पर दे भी रखा है कि द इलेक्ट्रिकल चार्ज Second, the electrical charge on these oil droplets was acquired by collision with gaseous ions. The fall of these charged oil droplets can be retarded, accelerated or made stationary. या तो हम उनकी स्पीड घटा सकते हैं, एक्सेलरेशन, या तो बढ़ा सकते हैं, आप उनको स्टेशनरी तक कर सकते हैं, डिपेंडिंग कि उनका चार्ज कितना, उनकी पोलैरिटी कितनी है, स्ट्रेंथ कितनी है, ओके और कितनी हमने वोल्टेज अप्लाई करी है प्लेट पे। अब इस पूरी केयरफुल मेजरमेंट से मिलिकन को क्या कंक्लूजन मिला, उनको कंक्लूजन मिला कि जो चार्ज एक इलेक्ट्रॉन पे आ रहा है वो किसका इंटीग्रल मल्टीपल है, एक चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन का ऑलवेज। ओके, सो ये आई होप आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एंड अब हम ये जो आगे आपको एटॉमिक मॉडल्स गिवन है ना, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे विद रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। थॉमसन मॉडल ऑफ एटम हम इसी क्लास में कवर करेंगे, एंड रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में कवर। So guys, now let's get started with atomic models. Observations obtained from the experiments mentioned in the previous sections have suggested that Dalton's indivisible atom is composed of subatomic particles carrying positive and negative charges. The major problems before the scientists after the discovery of subatomic particles were. अब हमें क्या अंडरस्टैंड करना है कि जब हमने डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पढ़ी, उन्होंने क्या कहा कि एटम तो अब फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता, एटम इज स्मॉलेस्ट स्पीशी, मतलब उससे छोटा कुछ हो ही नहीं सकता, दैट इज़ अनडिविजिबल। पर जब हमने एक्सपेरिमेंट्स करे, क्या थर्ड रे एक्सपेरिमेंट, कैनाल रे वगैरह हमने जब निकाली, तो वहाँ से हमें पता लगा कि एटम अनडिविजिबल नहीं है, एटम के अंदर फर्दर सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, ओके गाइस, सब एटॉमिक पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, दैट आर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स एंड एटसेट्रा। ठीक है, सो यहीं तक हमें अभी पता करना है। अब आगे हम पढ़ते हैं टू काउंट फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। अब क्या है कि मेजर प्रॉब्लम्स जो आई थी साइंटिस्ट में, मतलब सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी हुई, तो उससे जो प्रॉब्लम आई साइंटिस्ट को, तो क्या थी, सबसे पहले थी कि स्टेबिलिटी ऑफ एटम, कि एक एटम स्टेबल कैसे है, उसकी प्रॉब्लम आई कि हाँ, एक इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए कि वो कैसे क्वेश्चन का आंसर दें कि हाउ द स्टेबिलिटी ऑफ पर्टिकुलर एटम अचीव। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज दैट टू कंपेयर द बिहेवियर ऑफ एलिमेंट्स इन टर्म्स ऑफ बोथ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके, तो हम एक एलिमेंट का फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी में बिहेवियर भी कंपेयर करेंगे। कंपेयर द बिहेवियर ऑफ एलिमेंट्स इन टर्म्स ऑफ बोथ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। ओके, नेक्स्ट इज to explain the formation of different kinds of molecules by combination of different atoms। अब हमें पता लग गया, जैसे पहले क्या लगता था कि एटम अनडिविजिबल है, बट अब हमें एटम अनडिविजिबल है इतना पता था, बट अब हमें क्या पता है कि एटम अनडिविजिबल नहीं है, तो अब उससे उस एटम से एक ये एटम है, ठीक है, एक ये एटम है, और मेरे पास दूसरे कलर का एटम, लाइक सपोज एक ये एटम है,
ओके तो फिर यहाँ से अगर मैं बात करूँ, ये दो एटम्स जब कंबाइन होते हैं तो किसी भी टाइप का एलिमेंट बनाते हैं तो इनकी स्टेबिलिटी की कंबाइन होते हैं तो कैसे बनाते हैं, मतलब ये सब क्वेश्चंस थे, ठीक है। टू अंडरस्टैंड द ऑरिजिन एंड नेचर ऑफ द करेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एब्जॉर्ब्ड और एमिटेड बाय द एटम्स। ओके नेक्स्ट इज, ये आपको टेबल लर्न करनी है। जो टेबल थी ना, ये आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसको 5 स्टार मार्क कर सकते हैं, जितने मर्जी सा मार्क कर लो, इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपको काम पूरी 11th एंड 12th एंड इवन आप जेई नीट या फिर नीट का जेई नीट कुछ भी दे रहे हो एग्ज़ाम, तो फिर वहाँ पर तो इम्पॉर्टेंट है ही, ठीक है। कुछ दिनों में आपको लर्न भी हो जाएंगे। ये रिलेटिव चार्ज तो बहुत ही सिंपल है, इलेक्ट्रॉन का -1, प्रोटॉन का +1 एंड न्यूट्रॉन का 0। न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होता ही, तो इसको तो आप लर्न करने की चिंता ही छोड़ दो, ठीक है। अप्रॉक्स मास या देखो, इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ही छोटा होता है, इलेक्ट्रॉन मतलब बहुत ही कम होता है, इसीलिए जब हम एटॉमिक मास लेते हैं तो मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन करते हैं, बिकॉज इलेक्ट्रॉन का साइज इज निग्लिजिबल एज कम्पेयर टू दैट ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ओके सो यहाँ पर ये हो गया, और यहाँ पर ये आपको मास इन केजी दे रखे हैं, आपको एब्सोल्यूट चार्ज इन कूलम दे रखा है, सो ये आपको लर्न करना है। डिफरेंट एटॉमिक मॉडल्स, अब यहाँ पर अलग अलग मॉडल्स के बारे में हम स्टडी करेंगे। ओके सो लेट्स कम ऑन टू द फर्स्ट मॉडल, दैट इज थॉमसन मॉडल। थॉमसन मॉडल तो एक यू कैन से फेमस मॉडल ही है, जो कि हम सबको पता भी है कि उस मॉडल में क्या था। दैट इज़ ऑल्सो नोन एज प्लम पुडिंग मॉडल और लाइक वाटरमेलन, ठीक है। इसमें क्या बताया जाता है कि एक पूरा स्फेयर, लाइक सपोज दिस टू बी अ स्फेयर, एंड यहाँ पर क्या सोचा जाता है कि स्फेयर में ना बिल्कुल लेट्स सपोज दी स्क्वायर्स टू बी पॉजिटिव चार्जेस, ठीक है, सॉरी नेगेटिव चार्जेस, लेट्स सपोज दी स्क्वायर्स टू बी नेगेटिव चार्जेस। तो ये नेगेटिव चार्जेस ऐसे बिखरे हुए होते हैं, ठीक है। और ये जो पूरा स्फेयर है ना, अब जैसे मैं इतने वॉल्यूम की बात करूँ, अगर इस स्फेयर की, ये जो अंदर की वॉल्यूम है, ठीक है, ये सारी क्या है, पॉजिटिव है, पूरी वॉल्यूम यहाँ से ये पूरा क्या है, पॉजिटिव है। और इसके ऊपर जैसे मैंने स्क्वायर डाल रखे हैं ना, ऐसे ये क्या हो रखा है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज बिखरा हुआ है, ठीक है। सो ये क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ये आपका क्या, एटम, ओके। एंड ये वाला पूरा स्पेस, यहाँ से पूरा स्पेस क्या है, ये सारा क्या है, प्रोटॉन, यानी कि पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। मतलब कि उन्होंने कुछ इस तरीके से बनाया है, जैसे कि ये देख लो, अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मतलब इलेक्ट्रॉन्स इसमें इस तरीके से एम्बेडेड होंगे कि ये पूरा इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी शो करें, इस तरीके से इसके ऊपर जो होंगे, यस, इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड होंगे, ठीक है। सो ये आप यहाँ से रीड भी कर सकते हैं। यहाँ से एटम का जो यू कैन से रेडियस बताया ना, वो था अप्रॉक्सीमेटली 10⁻⁻10 मीटर, ओके। सो ये पूरा आप इजीली रीड कर सकते हैं। भले ही थॉमसन का मॉडल रॉन्ग था, गलत था, बट उनके मॉडल की गलत होते हुए भी उनको नोबल प्राइज़ मिला था फिज़िक्स में, ठीक है, क्योंकि उन्होंने डिस्कवरी करी ना, तो उस डिस्कवरी के लिए उन्हें क्या मिला, नोबल प्राइज़। सो गाइज यहीं पर हम फिनिश करते हैं अपने इस लेक्चर को, एंड लेट्स मीट इन अनदर लेक्चर विद रदरफोर्ड मॉडल। टिल देन कीप रिवाइजिंग, टेक केयर।